हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो केंद्रीय बजट है उसको पेश किया गया। और पूरा का पूरा बजट जो है, हालांकि एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पूरा बजट पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बट आपको जितना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैं वो पूरे सारे के सारे पॉइंट्स को आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर चाहे आपका पीएम धन धान्य कृषि योजना हो, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, बजट के 4 प्रमुख पिलर कौन कौन से हैं, नया टैक्स स्लैब क्या है, जल जीवन मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, ज्ञान भारत मिशन, यानी कि आपके लिए बजट का पूरा निचोड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगले 10-15 से 20 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और पूरा का पूरा बजट का निचोड़ देखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कर सकते हो। अगर जीएस फाइटर्स पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर सेशन पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रहेगी सबसे पहले कि भाई आपका जो बजट है 1 फरवरी को पेश किया गया। याद रखना किसके द्वारा किया गया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा किया गया। और ये राज्यसभा सांसद हैं कर्नाटका स्टेट से, ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार कोई ना कोई बजट की थीम रहती है और इस बार भी बजट की थीम रही है सबका विकास। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट का ये नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो ये 2 शब्दों की इसमें इन्होंने जो है थीम रखी है सबका विकास, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगेन एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि ये 8वीं बार बजट पेश किया है लगातार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, अब तक का सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है 10 बार, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं किया गया इनके द्वारा। टोटल 10 बार किया गया है बट कॉन्टिन्यूस नहीं किया गया। लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 8वीं बार जो बजट पेश किया गया है ये रेगुलर किया गया है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि भारत सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है। यहाँ पर 2 इमेज हैं, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, यहाँ पर देखेंगे। हालांकि ये पिछले बजट का है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और ये इसमें भी हम लोग देखेंगे जो मुख्य मुख्य 4 स्टार्टिंग के कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रुपया भारत सरकार के पास आता कहाँ से है। यहाँ पर आप देखोगे 2025 और 26 का जो बजट है उसमें बताया है कि हमारे पास जो रुपया आएगा वो उधारी और अन्य देयताओं से आएगा, यानी कि हम जो उधार ले रहे हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स से आता है, फिर उसके बाद आएगा आपका जीएसटी टैक्स से। मतलब ये है, अगर भारत सरकार के पास 1 रुपया आ रहा है यानी 100 रुपये आ रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें 24 रुपये हमें कहाँ से आ रहे हैं, जो उधारियाँ ले रही हैं हमें वहाँ से आ रहे हैं उधार, ठीक है। इनकम टैक्स से हमें 22 रुपये मिल रहे हैं और जीएसटी टैक्स से हमें कितना मिल रहा है, 18 रुपये मिल रहे हैं। उसी प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वहाँ से हमें 17 रुपये मिल रहे हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट स्टार्टिंग के आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए छोटे मोटे हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। मेनली ये यहाँ से 1 या 2 स्टार्टिंग का पूछ लेता है। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि भारत सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो वो उधारियाँ और अन्य देयताओं से आता है। उसके बाद कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आता है, फिर आपका जीएसटी से आता है। इस तरीके से आपसे सवाल बन सकता है। अब भारत सरकार के पास पैसा आ तो गया, अब वो जाएगा कहाँ। देखो भाई, जाएगा मतलब खर्च कहाँ होगा, तो यहाँ पर जो स्टेट शेयरिंग होता है, यानी जो राज्य सरकारें हैं उनको दिया जाता है। राज्यों के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र सरकार के पास 1 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपये हैं यहाँ पर, तो उसमें से 22 रुपये आपको कहाँ देने पड़ेंगे, केंद्र सरकार राज्यों सरकारों को देती है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने उधारियाँ ले रखी हैं उसका ब्याज अदा करने में हमें 20 रुपये अदा करने पड़ते हैं वहाँ पर। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम रहती है, यानी केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं रहती हैं, वहाँ पर हम 16 रुपये खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि भारत सरकार का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया टैक्स स्लैब जारी किया गया है वो चीज़ याद रखना, यहाँ पर 7 प्रकार के नए टैक्स स्लैब हैं। अगर आपकी इनकम, याद रखना ये जो इनकम है अगर 0 से लेकर 4 लाख के बीच में है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर 4 से लेकर 8 लाख तक है तो आपकी जो कह सकते हैं टैक्स जो जाएगा, इनकम टैक्स, वो जाएगा आपका 5%। अगर 12 लाख तक है तो आप 10% टैक्स देंगे। अगर 16 लाख तक आपकी इनकम हो रही है तो यहाँ पर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी के साथ 20 लाख अगर कमा रहे हैं तो आपको 20%, 24 लाख तक कमा रहे हैं तो 25%, और 24 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30% आपको जो है देना पड़ेगा इनकम टैक्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, इन सभी का आपको कह सकते हैं मोटा मोटा पता होना चाहिए कितने प्रकार के टैक्स लेवे, तो 7 हो गए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना 7 है। सबसे अधिक कौन सा है, ये रहेगा आपका 30%। लेकिन बजट में यहाँ एक चीज़ और बोली गई है कि 0 इनकम टैक्स टिल 2 कह सकते हैं 12 लाख इनकम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम।
मतलब क्या है यहाँ का, आप देखोगे यहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे भाई, यहाँ तक तो आप 12 लाख तक कितना मांग रहे हो, 10% मांग रहे हो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हो 12 लाख तक की छूट दे रखी है। लेकिन ये जो छूट है ना, अगर आप कैसे हैं सैलरीड पर्सन है, सैलरीड का मतलब अगर आप जो है सैलरी के रूप में इसको प्राप्त कर रहे हैं, 12 लाख रुपये आपको सैलरी के रूप में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको छूट दी गई है टैक्स में, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसी के साथ इसमें आपको 75,000 रुपये और ऐड कर देने हैं, ठीक है। यानी 12,75,000 की अगर आप सैलरीड है यानी कि सैलरी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये जो है यहाँ पर अगर कोई बिजनेस चल रहा है आपका, तो एनुअल टर्नओवर आपका मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप सैलरीड हैं यानी कि आपको जो है वेतन इतना मिल रहा है, तो आपको 12,75,000 रुपये की छूट है, कोई टैक्स नहीं देना है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बात करेंगे हम लोग कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बारे में। मतलब क्या है, हम कितना व्यय करेंगे, हम लोग टोटल व्यय करेंगे कितना, यहाँ पर 50.65 लाख करोड़, ये जो नंबर है इतना रहेगा, 50.65 लाख करोड़ हम व्यय करेंगे और हमें कुल कितना प्राप्त होगा, मतलब ये इतना प्राप्त होगा 34.96 लगभग 35 लाख करोड़ रुपये हमें वापस आ जाएगा इतना खर्च करने के बाद। तो बाकी का 15 लाख करोड़ रुपए कहाँ जाएगा, वो जाएगा घाटे में। किस तरह का घाटा, सकल बाजार उधार है, कुल उधारी है, राजकोषीय घाटा है, इस तरीके के जो घाटा जो होते हैं उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि पिछले वर्ष का जो बजट था 23-24 का, तो उसमें आप देखोगे 4.8% का बजटीय घाटा था, और इस बार इस घाटे को कम किया गया है 0.4% आपको ये घाटा जो है कम किया जाने की ऐसा अनुमान है इस बजट के अंतर्गत। तो सवाल यहाँ से बनेगा कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है, कितना रहने का अनुमान है, तो भैया याद रखना 4.4%। सकल बाजार उधार कितना रहेगा 14.82 लाख करोड़, कुल उधारी कितनी रहेगी आपकी 11.54 लाख करोड़, ठीक है। तो ये कह सकते हैं फैक्चुअल डेटा है। अभी एक दो फैक्चुअल डेटा और आएगा एक दो स्लाइड पर, फिर उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में बनने के चांसेस रहेंगे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, पूंजीगत जो आपका व्यय रहेगा कितना रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा 11.21 लाख करोड़, जो कि कुल जीडीपी का कितना है 3.1%। पूंजीगत का मतलब है हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं आगे जो है एक पूंजी के रूप में काम करेगा, वहाँ से रेगुलर इनकम होने स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें रोड बनाना, हाईवे बनाना है, तो हाईवे पे क्या रहेगा टोल टैक्स, एज ए पूंजीगत हो जाएगा वो हमारा व्यय, क्योंकि फिर वो हमें वहाँ से जो है टोल टैक्स के रूप में और भी अन्य कह सकते तरीके से हमें वहाँ से इनकम होती रहेगी। तो ये ओवरऑल पूंजीगत व्यय कितना रहेगा 3.1% ऑफ द टोटल जीडीपी। डिफेंस, अब यहाँ पर देख लीजिए एलोकेशन किया गया है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को या वेरियस डिपार्टमेंट को, तो कितना कितना रुपये यहाँ पर एलोकेट किया गया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है यहाँ पर कितना, ये किया गया है 4,91,732 करोड़ रुपये डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817, गृह मंत्रालय के लिए 2,33,211 रुपये, ठीक है, 1000 करोड़ में है ये नंबर ध्यान रखना। कृषि के लिए ये चीज़ याद रखना 1,71,437 करोड़। उसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में ये याद रखेंगे आप लोग 1,28,650 करोड़। उसके साथ रखेगा आपका 9,833 करोड़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके लिए। शहरी विकास के लिए आपका 96,777 रुपये, और ऊर्जा डिपार्टमेंट के लिए इतना। ये बेसिक है और कह सकते हैं इसको आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आप लोग कृषि का याद रखेंगे, एजुकेशन का, स्वास्थ्य का, इतना याद रखिए। उसके बाद आप जो है और इसमें से आप याद रखेंगे किसका, यहाँ पर ये तीनों का आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, सवाल बनने के चांसेस रहेंगे आपकी परीक्षा में। कैसे रहेगा, देखो भाई हर बार जो बजट होता है उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं, जो मेजर की पिलर्स होते हैं उन पर टिका होता है कि हमें इस बजट के दौरान या इस वित्तीय वर्ष के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमें कार्य करना है, यानी कि वो कहलाए जाते हैं जो बजट के प्रमुख पिलर होते हैं। तो ये जो बजट है आपका 2025-26 का, ये 4 प्रमुख पिलर्स पर टिका हुआ है। और ये पिलर्स कौन से, पिलर का मतलब ये है कि हमें इस सेक्टर में काम करना है अगले 1 वर्ष में। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखा है आपका एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में हमें सबसे प्रायोरिटी दी गई है, एक पिलर इसको रखा गया है। जिस तरीके से आप देखोगे जो कह सकते हैं केंद्रीय सरकार है आपकी बीजेपी सरकार है, किसानों से संबंधित कह सकते हैं कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो किसान बिल हो या फिर किसी भी और तरीके से। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो है इन्होंने एग्रीकल्चर को रखा है। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी आपकी एमएसएमई, तीसरा रहेगा आपका पिलर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और चौथा रहेगा आपका एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर फोकस किया जाएगा। तो ये 4 मेजर पिलर हैं, आपको ये चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रम रखने की याद कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे सवाल बन सकता है कि बजट के दौरान 4 प्रमुख पिलर्स कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों प्रमुख बजट आपके पिलर आपको पता होना चाहिए। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है भाई पिलर, हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया है, पीएम धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया है, यानी करेंगे इस बजट के दौरान, ठीक है। अब ये किस लिए है, ये है आपका
ऑल ओवर इंडिया में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा। अब आपसे सवाल कैसे बनेगा, पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को कवर किए जाने की योजना है, तो भैया 100 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। और पूछ ले कितने किसान इसमें कवर होंगे, तो 1.7 करोड़ रुपए यानी करोड़ किसान इसमें कवर किए जाएंगे। 1,70,00,000 किसानों को इसको फायदा मिलेगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर रहेगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी, जो किसान प्रोडक्शन करता है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, दलहन हो या फिर कोई अन्य फसल हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये योजना लाई गई है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स को 1.7 जो है करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। समझ में आया। ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम क्या है, ये केंद्र सरकार स्टेट्स के साथ चलकर चलाएगी। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या अवसर प्रदान किए जाएंगे, रोजगार के अवसर कैसे कराएंगे भाई, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड उनको जो ग्रामीण कह सकते हैं युवा है उनको स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए रोजगार यहाँ पर किए जाएंगे, उत्पन्न किए जाएंगे। ग्रामीण संपन्नता यानी गाँव में संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यानी कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी एक कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसी तरीके से जो कह सकते हैं युवा हैं ग्रामीण, उनको वहीं पर रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट रहेगा हमारा दलहन में आत्मनिर्भरता। देखो भाई, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये तीनों दालों के नाम आप याद रखेंगे, चाहे वो आपका ये तूर हो, उड़द हो और मसूर हो। ये आपके तीनों दालों के नाम आप याद रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उड़द है, मसूर है, तूर, ये 3 दालों पर फोकस किया गया है और अगले 6 वर्षों में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी है इसके अंतर्गत, उड़द, मसूर और तूर की दालों में। समझ गए। अगला रहेगा बिहार में मखाना बोर्ड। देखो बनेगा क्यों बनेगा, क्योंकि बिहार जो है अपने आप में ऑल ओवर इंडिया का 90% मखाने का प्रोडक्शन करता है, केवल और केवल बिहार, और इसीलिए हमने बनाया जा रहा है, हम बनाएंगे यहाँ पर बिहार में मखाना बोर्ड। उसके साथ आप देखोगे उच्च उपज वाले 100 किस्म के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना। मतलब क्या है, जो हाई प्रोडक्टिविटी होती है जिन बीजों की, ऐसे 100 बीजों को पहले कह सकते हैं लिस्टेड किया जाएगा, फिर उनकी जो कह सकते हैं सीड्स की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, फिर चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या हाइब्रिड, किसी भी तरीके से उसमें कह सकते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ आप देखोगे केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, पहले 3 लाख रुपए तक का उसको लोन दिया जाता था यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। अब इस 3 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपये आपको लोन दिया जाएगा। ये किसानों के लिए है, किसानी के लिए है, ये भी याद रखना, किसानों को है और किसानी के लिए। किसानी मतलब जो खेती से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई कुछ और खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर हो गया वो खरीदना है या ट्यूबवेल लगवाना है। असम में यूरिया संयंत्र बनेगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि भैया आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में यूरिया संयंत्र बनेगा अंडर द बजट 2025-26। ओके, अब बात करेंगे हम सेकंड पिलर के बारे में। जो हमारा सेकंड पिलर रहा है एमएसएमई रहा है। पहला पिलर कौन सा था, एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करेंगे यहाँ पर एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये होता है जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उन पर फोकस किया जाएगा, ताकि उनको उनकी प्रोडक्टिविटी पर बढ़ाया जा सके और कह सकते हैं उनको एक मुख्य पहचान में या मुख्य धारा में लाया जा सके। अब यहाँ की जो है इनकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, रिवाइज किया गया है। यहाँ पर था पहले 5 करोड़ से लेकर, पहले 5 करोड़ जिसका जो टर्नओवर था सालाना, वहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा गया है हमने एमएसएमई को। तो यहाँ पर याद रखेंगे पहले 5 करोड़ था फर्स्ट कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन उसकी जो है अब क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया गया। यानी कि जिस स्टार्टअप या एमएसएमई का 10 करोड़ का टर्नओवर है उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड कैटेगरी में आप देखोगे यहाँ पर यानी कि लघु कैटेगरी में रखेंगे, फिर मध्यम है, इस तरीके से बढ़ेगा, लघु मध्यम उस तरीके से विस्तृत होता जाएगा। पहले 25 करोड़ का टर्नओवर था सेकंड वाला यानी कि मध्यम वाला, अब 100 करोड़ का जो टर्नओवर रहता है उसको मध्यम कैटेगरी में रखा है। फिर आपका उच्च रहेगा यहाँ पर 125 से बढ़ाकर इसको 500 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये नई डेफिनेशन है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता है नहीं। अगला पॉइंट रहेगा आपका 5 लाख महिलाओं, एसटी और एससी, यानी कि एससी एसटी और महिलाएं, ऐसी 5 लाख लोगों को जो पहली बार अपना उद्योग धंधा खोल रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे 5 लाख लोगों को जो कि एसटी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं और जो महिलाएं हैं, अगर इनमें से कोई भी अपना पहली बार उद्योग खोल रहे हैं अपना, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में आपको लोन मिलेगा यहाँ पर 2 करोड़ रुपये तक का। आपको बिजनेस का दिखाना पड़ेगा, आप बिजनेस क्या कर रहे हो, तब आपको 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा उस बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। जो हमारा तीसरा पिलर है वो है आपका इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु हैं। पोषण आधारित कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है सक्षम आंगनवाड़ी, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू उनको कह सकते हैं न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराया जाता है, तो उनको हेल्थ, उनकी जो हेल्थ है बच्चों की जो है एक कह सकते हैं उनको प्रॉपर पोषण मिल सके, तो उस चीज़ में उसमें सुधार किया जाएगा। अगला पॉइंट रहेगा भारतीय भाषा पुस्तक मेला। ये जो भारतीय भाषा पुस्तक मेला है इसमें होगा ये कि भारतीय भाषाओं में जो पुस्तकें हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं, अब आपको पता है भाई संविधान के द्वारा कितनी टोटल 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर
उन क्षेत्रीय भाषाओं में कोई पुस्तक लिखी गई है या किसी भी भारतीय भाषा में पुस्तक लिखी गई है तो उसको डिजिटलीकरण किया जाएगा। जैसे आप कुकू एफएम पर सुनते हो ना, कुकू एफएम पर आप कोई भी बुक की समरी सुन सकते हो वहाँ पर, तो उसी तरीके से आपको जो है डिजिटली रूप में यानी पीडीएफ के रूप में और पीपीटी के रूप में आपको कोई बुक प्रोवाइड हो जाएगी, ईजिली एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पर हमारा शिक्षा में एआई उत्कृष्टता केंद्र। ये जो शिक्षा में एआई उत्कृष्टता केंद्र है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर इसमें कितना खर्च किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो पॉइंट है चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कैसे करेंगे, जैसे 12th के बाद जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं तो उनके लिए पहले क्या है, एक फिक्स सीट थी, कितनी 70,000 के आसपास सीटें रहती हैं ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत। अब उसमें क्या होगा, 10,000 सीटों को, सॉरी 65,000 के समथिंग है, अब क्या होगा इसमें 10,000 सीटों को बढ़ाने की बात की गई है यहाँ पर, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपना नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस या डॉक्टर बनने की जो भी पढ़ाई होती है वो कर सकें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। याद रखना ये अगेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा कि देश के कितने अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर याद रखेंगे 200 जिलों में। ठीक है, देश के 200 जिलों में डे केयर सेंटर का मतलब है, देखो भाई बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें मरीज जो है परमानेंट ही आप हॉस्पिटल में ही रहता है एक टाइप से, या एक लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको किसी ना किसी केयर करने वाले की ज़रूरत होती है। तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा ऐसे 200 अस्पतालों में, जहाँ पर एक डे केयर डिपार्टमेंट बनेगा। वहाँ पर कुछ कह सकते हैं डे केयर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी, यानी रोजगार मिलेगा यहाँ पर लोगों को, और जो मरीज हैं उनकी प्रॉपर देखभाल की जाएगी यहाँ पर। समझ गए। अगला पॉइंट रहेगा पीएम स्वनिधि। हालांकि ये योजना ऑलरेडी जो है चल रही है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, मतलब जो रेहड़ी वाले होते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला होता है, गली गली में अपना सामान बेचते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चूरन बेच रहा है, कोई प्लास्टिक के बर्तन बेच रहा है, कोई स्टील के बर्तन बेच रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, तो उनके लिए एक योजना थी पीएम स्वनिधि। इसमें क्या था कि पहले 10,000 रुपये आपको एज ए लोन के रूप में दिए जाते थे, बट अब यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड अब यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 30,000 रुपये तक आप जो है एक टाइप से लोन ले सकते हो और यहाँ पर आसान किस्तों में आप उसको चुकता भी कर सकते हो। मतलब आपकी एक मंथली किस्त बन जाएगी, आपको ये 30,000 रुपये अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए मिल जाएंगे और आपको जो है मंथली जो है एक कह सकते हैं 2,000 रुपये 1,500 रुपये का एक वो बन जाएगा आपका, कह सकते हैं यूपीआई लिंक से आपका कट जाया करेगा। वहीं से आप अपने अकाउंट में पैसे रखिए उतना कि मान ली 1,500 रुपये का आपने ईएमआई बनवा लिया, तो ये इस तरीके से आपको करते रहेंगे हर महीने, आप अपना बिजनेस करते रहिए। उसके साथ आप देखोगे जल जीवन मिशन जो है इसकी टाइमलाइन थी पहले 2024। अब 2024 में क्या था कि भैया हर घर जल प्रोवाइड कराना था, ठीक है, लेकिन वो डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, अब 2028 तक ये डेडलाइन रखी है इन्होंने। समझ में आ गया होगा। पीएम जल जीवन मिशन से रिलेटेड 2024 थी इसकी जो है टाइमलाइन, अब इस टाइमलाइन को बढ़ा दिया है अगले 4 सालों के लिए, 2028 तक इस मिशन को कंप्लीट करना है। उड़ान योजना का विस्तार करना है। अब ये उड़ान है क्या चीज़, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी कह सकते हैं फुल फॉर्म है। और यहाँ पर क्या करना है, 120 नए गंतव्य यानी कि जो डेस्टिनेशन उनको बनाया जाना है या जोड़ा जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। आगे बात करेंगे हम लोग, बिहार में बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ये भी याद रखना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, बजट के अकॉर्डिंग, तो ये बिहार में बनाया जाएगा। जीन बैंक बनेगा एक और। अब जीन बैंक होता क्या है, टू स्टोर जेनेटिकली मटेरियल फॉर सीड्स एंड प्लांट्स। अब देखोगे जो बीज होते हैं कृषि में यूज़ होते हैं या जो पौधे होते हैं वो हाइब्रिड तरीके से बनाया जाता है उनको, यानी कि 2 वेराइटीज़ को मिलाया जाता है तो एक नई वेराइटी बनती है जिसको हाइब्रिड कहते हैं, या हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो आपका गोल्डन राइस है, वो भी आपका कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इस तरीके के जो बीज हैं उनकी क्वालिटी में पहले तो इंप्रूवमेंट किया जाएगा, फिर उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा इस बैंक में। बैंक का मतलब एक लेबोरेटरी टाइप होगी, वहाँ पर इनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि और ज़्यादा उनमें गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण, यानी कि आपका कोई ज़मीन है या कह सकते हैं खेती है, तो उसका जो रिकॉर्ड है कहाँ रखा जाएगा, डिजिटलीकरण रूप किया जाएगा, उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि वो इजीली एक्सेस हो सके आपको भी और सरकार को भी। ज्ञान भारत मिशन क्या है, पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए यानी संरक्षण के लिए ये जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसकी शुरुआत हुई है, ज्ञान भारत मिशन की, पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण के लिए। समझ गए। चलिए आगे बात करेंगे, हमारा जो 4th नंबर पिलर रहा हमारा बजट का, ये रहेगा एक्सपोर्ट। भारत नेट, यहाँ पर याद रखना एक चीज़ मैं बता दूं आपको, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण के समाधान के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट को पहले प्रमोशन करना है, यानी प्रमोट करना है। जो भारत के अंदर सामान तैयार हो रहा है उसको प्रमोट करना है। उसी के साथ आप देखो भारत ट्रेड नेट का यूज़ यहाँ पर हमें करना है और नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि हम जो है अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सामान हैं
और जो कि दुनिया भर में फेमस अभी है भी नहीं, लेकिन वो फेमस हो जाएंगे अगर उनको एक बेस्ट मार्केट मिलती है तो। उसी चीज़ को देखते हुए भारत में जो प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है उसको वर्ल्ड लेवल पर या कह सकते हैं ग्लोबली उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हमने भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की है। बीमा क्षेत्र में निवेश, पहले क्या था, बीमा क्षेत्र में निवेश अब 47% तक, फॉर एग्जांपल के लिए एलआईसी है, एलआईसी में पहले हम लोग क्या कर सकते हैं 47% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट अभी क्या है 100% कर दिया है। बट ये जो 100% है ना, फॉर एंटायर प्रीमियम इन इंडिया, पूरा का पूरा जो है इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, इंडिया से ही होना चाहिए, ये चीज़ भी याद रखना। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक, ये नया इंडेक्स जारी किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस बजट के दौरान एक नया इंडेक्स जारी किया जाएगा। इसमें बोला जाएगा कि भैया ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर जो है निवेश करना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आसान रहता है और अनुकूल रहता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है अच्छा रहता है बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक दी जाएगी। गुजरात सेकंड रहता है तो गुजरात को सेकंड रैंक दी जाएगी। तो उस तरीके से हमें एक इंडेक्स जो है चलाएंगे इस बजट के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला है, और मेरे ख्याल से ये अंतिम है, जन विश्वास विधेयक 2.0। इसमें होगा क्या, ये जो विश्वास विधेयक लाया जाएगा, जन विश्वास विधेयक 100 ऐसे प्रावधानों के लिए गैर आपराधिक बनाना है। यानी कि बहुत से छोटे छोटे क्राइम होते हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को क्राइम कह सकते हैं, अपराधी मान लेते हैं, तो उनको छूट दी जाएगी कि आप जो है आपने क्राइम किया है तो हाँ एक छोटा मोटा पनिशमेंट दे दिया जाएगा, बट आपको क्रिमिनल एज घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं विधेयक पास होता है या नहीं हो। ये नया टैक्स स्लैब है, आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट आपको पता होंगे, ठीक है। हाईएस्ट टैक्स स्लैब कितना है 30% है अगर आप 24 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है, मतलब आपकी सैलरी के रूप में ही 12 लाख मिल रहे हैं आपको, तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 75,000 रुपये ऊपर से छूट भी है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका लिए बजट का निचोड़। कैसा लगा सेशन जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस प्यारे से सेशन की और इसकी, ठीक है, बजट की, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। पहली बार आए हो जीएस फाइटर्स पर, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पसंद नहीं आया सेशन तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।